हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, आज यहाँ पर आरोहण कक्षाओं में, आरोहण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा विषय हिंदी को लेकर के यहाँ पर आपके सामने ये कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी विषय से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आप यहाँ पर अपनी सारी समस्याओं को, परेशानियों को दूर करेंगे और हम आपके सारे प्रश्नों के, सारी परेशानियों के समाधान यहाँ बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में परीक्षा होने वाली है, तो हम उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आपके कम समय को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने, इस आरोहण इंस्टीट्यूट की टीम ने क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसे आप 1 से 1.5 महीने में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हमने पूरा ध्यान रखा है कि कोर्स के कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रकरण छूटने ना पावे। हाँ, बहुत विस्तार से नहीं, पर इतने तरीके से इसमें तैयार किया है हमने ये कोर्स कि आपको परीक्षा देने में असुविधा ना हो, आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी इस कक्षा को, इस कोर्स को अटेंड करें, इस कोर्स को पढ़ें, एप्लीकेशन में जा कर के इसको डाउनलोड करें। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का पैसा इसमें पेड नहीं करना है। बस आपको मेहनत से, लगन से पढ़ना है, इस क्लास को देखना है, समझना है। आपको अगर खर्च करना है तो सिर्फ 2 चीजें, एक अपना समय और दूसरा अपना परिश्रम, और वो आपको ही करना है, वो हम नहीं कर सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको विषय को सरल, सुगम और आपके समझने के योग्य बना सकते हैं। कठिन प्रकरणों को, कठिन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, लेकिन समय और परिश्रम ये आपको ही देना पड़ेगा और इसका प्रतिफल भी आपको ही मिलेगा। और यहाँ पर धन की बचत हो रही है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बिना पैसा खर्च किए, सिर्फ आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर सिर्फ आपको नेट कनेक्शन की जरूरत है, और वो तो सबके पास रहता ही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोर्स खरीदने के लिए आपको कोई पैसा नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आप हमारी इस कक्षा को आपको लगे, क्योंकि ये कोर्स आपको ऐसा है कि एक ट्रेलर मात्र है, आपको लगे कि हमें कक्षाएं बहुत विस्तार में पढ़नी चाहिए, तो हमारी आरोहण क्लासेस में, आरोहण कोचिंग में इसकी विधिवत ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं सोमवार से। आप उन्हें भी आकर के अटेंड कर सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं, आपको जैसी सुविधा रहे वैसा करें, लेकिन आप इसका लाभ उठाएं। बस इतनी आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं और हमारी कक्षा को अटेंड करें। आज हम आपके सामने, हम द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय इकाई, द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय इकाई जो कि स्नातक स्तर है, स्नातक स्तर का कोर्स इसके अंदर है। हम आपको बता दें, हम आपको हिंदी विषय की कक्षा पढ़ा रहे हैं, यही हमारा हिंदी है। हम हिंदी के परीक्षार्थियों के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा है जो हिंदी विषय से द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण है। अगर उन्होंने हमारी ये कक्षा अटेंड कर ली, हमारी ये वीडियो अच्छे तरह से देख लिए, समझ लिए, ये रिकॉर्ड क्लासेस हैं जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो परीक्षा में, सितंबर में होने वाली परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित है। अब तक आपने अगर बिल्कुल तैयारी नहीं भी की है, हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि 2 महीने रह गए हैं परीक्षा के, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई कोचिंग भी नहीं पढ़ी है या खुद से भी स्टडी नहीं की है, तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको लगेगा
कि मैंने जो पढ़ा भी था वो भी कोई मतलब नहीं, और नहीं भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चैप्टर पढ़ते ही आपको ये लगेगा कि हमें जो कुछ परीक्षा के लिए चाहिए था वो इन छोटी छोटी कक्षाओं में ही मौजूद है, छोटी छोटी क्लिपिंग में, वीडियो में ही मौजूद है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में नपे तुले चुनिंदा प्रश्न आते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हमें बहुत अधिक पढ़ने की अपेक्षा ध्यान देना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किस चीज पर ध्यान देना है, परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। तो देखिए, हमारी एक कक्षा शब्द शक्ति की हो चुकी है। शब्द शक्ति आपको विस्तार से पढ़ा दी गई है, शब्द शक्ति की प्रश्नोत्तरी भी समझा दी गई है। उसके बाद काव्य गुण और काव्य गुण की प्रश्नोत्तरी दोनों ही आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएंगे और एक एक क्लास प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम स्नातक स्तर पर जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य रीति है, आज हम उसको पढ़ेंगे। काव्य गुण पढ़ लिए, काव्य गुण पढ़ने के बाद काव्य दोष भी पढ़ लिए हमने। काव्य दोष की कक्षा भी आपको मिल चुकी होगी, आप देख चुके होंगे। आशा करते हैं कि आप निरंतर प्रतिदिन नियमित रूप से हमारी कक्षाएं पढ़ रहे होंगे और पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहिए। हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपकी और हमारी दोनों की मेहनत सफल हो सके। तो यहाँ पर आज हम काव्य रीति पढ़ रहे हैं। काव्य रीति का मतलब है काव्य की रीति या शैली। कवि जिस रीति से, जिस शैली से, जिस तरीके से साहित्य की रचना करता है उसे काव्य शैली, काव्य रीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम काव्य रचना शैली कहते हैं। काव्य रचना की शैली। वैसे तो रीति के सामाजिक व्यवहार में बहुत सारे अर्थ होते हैं। रीति, ढंग, तरीका, है ना, प्रणाली, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र में इसे हम केवल रीति रचना शैली के नाम से जानते हैं। ये कवियों की रचना शैली है, कवियों की रचना करने का एक मार्ग है, एक तरीका है जिसे हम समझते हैं। यानी गुणों से मंडित, गुणों से मंडित रचना शैली गुणों से मंडित रचना शैली काव्य रीति कहलाती है। गुणों से मंडित रचना शैली काव्य रीति कहलाती है। यहाँ हम बता दें कि काव्य में, काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। आचार्य वामन है और इन्होंने ये बात कही है कि गुणों से मंडित महिमा या गुणों से मंडित, गुणों से युक्त कोई रचना, कोई कविता, कोई साहित्य जो गुणों से युक्त होता है वही काव्य रीति कहलाती है। यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य का सीधा संबंध, रीति का सीधा संबंध गुणों से होता है। रीति का सीधा संबंध गुणों से होता है। जिस काव्य में गुण नहीं है उसकी तरीका, उसकी शैली भी अच्छी नहीं होगी। जिस कविता की शैली जितनी अच्छी होगी वहां गुण भी उतने ही अच्छे होंगे। जैसे किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बात करने का तरीका
जितना अच्छा होगा हम उससे ही अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति उतना ही गुणवान होगा। और जिसके बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका जितना रफ होगा, जितना गंदा होगा, जितना बदतमीजी से वो बात करेगा, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर अवगुणों का वास है, इसके अंदर अच्छाई है ही नहीं, क्योंकि इसको बात करने की तमीज नहीं है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है इसको ये नहीं आता। बस वही चीज जो समाज में हम पर लागू होती है वही साहित्य पर भी लागू होती है। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। देखिए यहाँ पर हम काव्य रीति के प्रमुख बिंदु देखते हैं, इनको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। काव्य रीति बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, काव्य रीति से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं आते हैं, 1 या 2 प्रश्न आता है, कभी आ जाता है, आना तो चाहिए, लेकिन कोर्स में है, हमें पढ़ना है। तो बस देखिए, रीति ढंग, शैली, पद्धति, प्रणाली, मार्ग, पंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन काव्य शास्त्र में केवल रचना शैली को ही रीति कहा जाता है। इसको हम आपको अभी बता चुके हैं, इसको फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि हमारा ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम कक्षा में जितनी ज्यादा बातों को रिपीट करेंगे, जितनी बार हम इन मुख्य बिंदुओं को यहाँ बोलेंगे, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ही हमारे मस्तिष्क में वो बैठ जाएंगी और हम जब परीक्षा देने जाएंगे तो एज इट इज ऐसे हमारे दिमाग से निकल कर आएंगी और वहां ऐसा लगेगा जैसे टीचर हमारे सामने खड़ा है और वो बोल रहा है और हम फटाफट आंसर करते जा रहे हैं। हमें आंसर चारों ऑप्शन में उलझना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम अपना सही ऑप्शन ढूंढेंगे और उस पर टिक करेंगे। तो देखिए, काव्य रीति एक प्रकार की विशिष्ट पद रचना है, एक विशिष्ट पद रचना जो गुणों से युक्त होती है। वामन ने कहा है, ये कथन आचार्य वामन का है ना, आचार्य वामन, क्योंकि ये इसके प्रवर्तक हैं, तो वो जो प्रवर्तक होता है जिसका, वो उसको अच्छा ही कहता है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना को जो गुणों से युक्त होती है उसे रीति कहा है। यानी एक ऐसी विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी विशिष्ट पद रचना जो गुणों से युक्त होती है, जिसमें गुण मौजूद होते हैं, चाहे वो माधुर्य गुण हो, चाहे वो प्रसाद गुण हो, चाहे वो ओज गुण हो, या फिर भरत मुनि के बताए हुए जो 10 गुण हैं, श्लेष, समता, समाधि, उदारता, कांति, और भी जो गुण हैं, उनमें से कोई भी गुण है तो वो रचना एक अच्छी रीति वाली रचना कही जाती है। उसे ही आचार्य वामन ने रीति कहा है, जो एक रचना शैली है जो कवि के लिए एक सुंदर मार्ग प्रशस्त करती है। यानी रचना शैली या रीति कवि के लिए एक अच्छा मार्ग है जिस पर चल करके वो सुंदर रचना करता है। इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर ही काव्य रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे हम जब रस वाला पाठ पढ़ेंगे तो उस समय हम सारे सिद्धांतों को समझेंगे कि किस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है और किस सिद्धांत में क्या बात कही गई है, किसने काव्य को आत्मा, किसको काव्य की आत्मा माना गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे रस के अंतर्गत। यहाँ अभी ज्यादा नहीं, यहाँ सिर्फ इतना कहते हैं कि रीति का संबंध गुणों से है, क्योंकि गुण के बिना रीति कभी अच्छी हो नहीं सकती। जैसे कि हमारे अंदर हमारे व्यवहार, हमारा तरीका हमारे गुणों पर निर्भर करता है। हमारे अंदर साहस का, देश प्रेम का, दूसरों की रक्षा करने का, मदद करने का भाव अगर है तो हम किसी को भी परेशानी में, मुसीबत में देखेंगे तो दौड़ पड़ेंगे बिना ये सोचे कि हमारा उससे रिश्ता है या नहीं है। तो हमारे कार्य करने के तरीके से ही पता चलेगा कि हमारे अंदर कैसे गुण हैं। यानी गुणों पर ही हमारी शैली, हमारा तरीका निर्भर करता है। और अगर हम किसी को मुसीबत में पड़े हुए देख करके उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, आप देखते हैं आजकल सड़क पे लोग परेशानी में पड़े रहते हैं और लोग वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो बनाने में सारा अपनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। इससे पता चलता है कि उसके अंदर स्वार्थी गुण है, उसमें गुण है ही नहीं। क्योंकि गुण होते तो वो अपने मार्ग को, अपने जीवन शैली को, अपने काम करने के तरीके को एक बेहतर अंजाम देता,
लेकिन ये सब हमारे अंदर की भावनाओं और गुणों पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही काव्य की रीति के लिए गुण आवश्यक है। गुणों से युक्त ऐसी रचना जो कि एक विशिष्ट होती है, उसे काव्य की आत्मा माना गया है। पद रचना को रीति बताया है। गुणों से मंडित पद रचना में ही काव्य सौंदर्य निहित होता है। ये पूरी परिभाषा आचार्य वामन की है कि उन्होंने काव्य को, रीति को काव्य की आत्मा कह करके, जैसे हमारी आत्मा में अच्छे गुण मौजूद होते हैं। आत्मा हमेशा पवित्र होती है, आत्मा हमेशा पीसफुल होती है, शांत होती है, बिल्कुल आत्मा हमेशा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। किसी की आत्मा कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि हम जब कभी कोई काम करने जाते हैं तो वहां पर हमेशा हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं करना। हम कहते हैं हमारे दो मन हैं, एक कहता है करो, एक कहता है नहीं करो, लेकिन दो मन नहीं होते हैं। हमारा जो मन जो चंचल है वो तो कोई भी काम करने के लिए हमें आगे बढ़ा देता है कि करो, जिसमें आनंद आए वही करो। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारी अंतरात्मा है, वो हमें कचोटती है, झकझोरती है, वो मना करती है। वो दूसरा मन नहीं है, वो आत्मा है जो हमें हमेशा गलत रास्ते जाने से रोकती है। तो ऐसे ही काव्य की आत्मा कहा कि ये आत्मा है जो गुणों से मंडित है, जिसमें गुण भरे हुए हैं। और जिसकी आत्मा गुणों से मंडित हो गई है वो कभी भी गलत मार्ग पर कदम रख ही नहीं सकता। और अगर कोई गलत कार्य करता है, किसी की परवाह नहीं करता है, किसी पर दया नहीं करता है, अच्छे बुरे का विचार नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं? इसकी आत्मा मर गई है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर आत्मा है ही नहीं। तो ऐसे ही काव्य की आत्मा गुणों से मंडित होती है, गुणों से युक्त होती है, यानी गुणों से युक्त पद रचना जो होती है वही रीति है। और उन्होंने कहा कि जो गुणों से मंडित होती है उसमें सौंदर्य निहित होता है। मनुष्य मुख से, शरीर से सुंदर नहीं होता है, अपने मन के, अपने विचारों से, अपनी आत्मा की शुद्धता से और हृदय के पवित्र भावों से सुंदर लगता है। कोई व्यक्ति देखने में कितना भी अच्छा हो, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई उसे अच्छा नहीं कहता है। और एक से एक बदसूरत व्यक्ति भी अगर व्यवहार कुशल है तो हमेशा उसकी प्रशंसा ही होती है। यही बात शास्त्र के साथ लागू होती है। तो यहाँ हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम कक्षा में पढ़ेंगे तब आगे। यहाँ देखिए आनंदवर्धन क्या कहते हैं। आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट, इन्होंने रीति को रसा व्यक्ति का साधन माना है। क्योंकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, ध्वनिवादी आचार्य हैं। विश्वनाथ रसवादी हैं और मम्मट अलंकारवादी हैं। ये तीनों ने क्या कहा? क्योंकि अलंकार का संबंध रस से होता है, ध्वनि का संबंध रस से होता है, तो रीति को रसाभिव्यक्ति का साधन का। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि किसने रसाभिव्यक्ति का साधन माना है। यहाँ आपका तीन में से एक नाम मिलेगा, या इन तीनों का नाम देकर के किसी एक का नाम दिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने रीति को रसाव्यक्ति नहीं माना। वहां वामन का नाम भी हो सकता है, वहां कुंतक का नाम भी हो सकता है, वहां भरत मुनि का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए कुंतक रीति को कवि का प्रस्थान हेतु एक मार्ग मानते हैं। कुंतक क्या मानते हैं? रीति को कवि प्रस्थान हेतु एक मार्ग मानते हैं। ये कवि के प्रस्थान हेतु मार्ग जो बताया है वो कुंतक ने बताया, ध्यान रखें इसको। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रीति का सीधा संबंध गुणों से है, और गुणों के आधार पर तीन प्रकार की रीति होती है, वैदर्भी रीति, पांचाली और गौड़ी। जैसे तीन गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि माधुर्य गुण की अलग रीति है, प्रसाद गुण, ये वाली रीति माधुर्य गुण की है, ये प्रसाद की है, ये ओज की है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। यहाँ पर गुणों, रीति के आधार पर गुणों का विभाजन होगा, ना कि गुणों के आधार पर रीति का। तो रीति के आधार पर, क्योंकि हम रीति पढ़ रहे हैं, गुण नहीं पढ़ रहे हैं, तो रीति के आधार पर गुणों का विभाजन हुआ है। देखिए
वैदर्भी रीति। सबसे पहले हम वैदर्भी रीति पढ़ेंगे। ये सबसे अच्छी रीति है, सबसे आदर्श रीति माना गया है इसको। सर्वगुण संपन्न रीति है। इसमें कोई गुणों ऐसा नहीं है कि किसी गुण का अभाव, ओज छोड़ करके। ओज तो वैसे भी अवगुण नहीं होता है, पर जिसमें ओज होता है उसमें और किसी गुण की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो जहां ओज है वहां कोई गुण नहीं है। ओज गुण के वाली रीति वैसे ही श्रेष्ठ होती है अपने आप में। जैसे हमने आपको गुण की कक्षा में बताया था, गुण पढ़ाते समय, कि ओज गुण से युक्त रचना वैसे भी श्रेष्ठ होती है। जैसे देश प्रेम की भावना रखने वाला देश प्रेमी, हमारे देश का संरक्षक, सैनिक, वैसे भी सर्वगुण संपन्न माना जाता है, उसके अवगुण नहीं गिने जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये वैदर्भी रीति है वो सर्वगुण संपन्न रीति है। इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। कौन सा गुण प्रमुख होता है? माधुर्य। इस रस में वर्णित जो रचना, इस रीति में लिखी गई जो रचनाएं होती हैं वो बहुत मधुर होती हैं। कैसे? जैसे वीणा के सुंदर तार, जैसे वीणा के तारों में मधुरता झंझनाती है, जरा सी उंगली लगाइए तो तान झंझना उठते हैं। ऐसे ही वैदर्भी रीति में लिखी गई जो रचनाएं होती हैं वो मधुर होती हैं, आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, हृदय को हिलोरों से भर देती हैं, बहुत ही सुंदर, हमारे मन को झंकृत करने वाली होती हैं। इसमें श्लेष, समता, सुकुमार, कांति, प्रसाद, उदारता आदि सभी गुण पाए जाते हैं, सिर्फ ओज छोड़कर। और इसमें ओज नहीं होता, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके अंदर अवगुण है, क्योंकि ओज कोई अवगुण नहीं होता है। किसी व्यक्ति के अंदर 4 गुण है, किसी के 6 है, किसी के 2 है, किसी के 20 है, किसी में 50 है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। फिर भी अधिक गुण होने के कारण उसको सर्वगुण संपन्न ही कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें 2-4 कम है वो बुरा है या उसमें कोई अवगुण है। गुणों का अभाव, अवगुण होना या दोष होना, ये पहले बता चुके हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि गुणों का, अगर 2-4 गुणों का अभाव हो जाए तो उसके अंदर इसका मतलब दोष आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुख्य जो गुण हैं, जो भरत मुनि ने 10 गुण बताए हैं, उनमें से लगभग 7 या 8 गुण इसमें पाए जाते हैं। सभी हैं ओज को छोड़कर। यह रीति शांत, श्रृंगार, करुण रस के वर्णन में उपयुक्त होती है। जब कवि को, क्योंकि अलंकारों से रीति का सीधा संबंध होता है, अलंकारों के वर्णन में रीति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां अलंकार हो वहां ये रीति हो, या रीति तो तरीका है ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अलंकारों का वर्णन बिल्कुल साधारण रूप से भी किया जा सकता है, या बिना अलंकारों के वर्णन के भी रीति की चर्चा की जा सकती है। कवि की रचना की रीति निर्धारित की जा सकती है, और जरूरी नहीं है कि वहां अलंकार हो। इसलिए अलंकार का जो तत्व है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर गुणों का होना आवश्यक है। अगर कहीं ये बिंदु आ जाए कि रीति का अलंकारों से संबंध होना आवश्यक है, रीति में अलंकार या अलंकारों के वर्णन में रीति आवश्यक है, या एक पॉइंट आ जाए गुणों के लिए गुणों का संबंध आवश्यक है, वो रसों की अभिव्यक्ति के लिए रीति आवश्यक है, या इस तरह के पॉइंट आ जाएं, तो वहां अलंकार वाला हमेशा अलग हो जाएगा कि इसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी इन अलंकारों के वर्णन में यह रीति उपयुक्त होती है। इसी रीति में शांत, श्रृंगार और करुण रस के वर्णन किए जाते हैं। एक चीज और यहाँ पर बता दें, ये जो रीतियों का जो नाम है वो स्थान के आधार पर निर्धारित किया गया है। विदर्भ देश के कवियों की जो शैली है, विदर्भ देश के कवियों की शैली को वैदर्भी शैली कहा गया। इनके नाम स्थानवाची हैं। विदर्भ देश की कवियों की शैली वैदर्भी कहलाई। पांचाल देश के कवियों की शैली पांचाली कहलाई। और गौड़ देश के कवियों की शैली गौड़ी कहलाई। इस तरह से स्थान के आधार पर इन शैलियों का, इन रीतियों का नामकरण हुआ है। पांचाली देखिए,
वैदर्भी सबसे अच्छी है, सबसे श्रेष्ठ है, आदर्श रीति है, सर्वगुण संपन्न है। भरत मुनि के द्वारा बताए हुए लगभग सभी गुण उसमें पाए जाते हैं, सिर्फ ओज को छोड़कर। और शांत, श्रृंगार और करुण रस के वर्णन में, अलंकारों के वर्णन में यह रीति बहुत उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं माधुर्य और सुकुमार। इसमें सिर्फ 2 गुण पाए जाते हैं। पांचाली रीति को मध्यम मार्गी रीति कहते हैं। ये बीच का रास्ता है, ना तो बहुत कठिन है और ना ही सरल है। अधिकांश कवि इसी रीति को अपनाते हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न संसार में बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न साधन, सर्वगुण संपन्न साहित्य भी कम है। हर गुण का होना, हर गुण का साहित्य में आने चाहिए, इसके लिए कवि भी उतना ही श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है, आज के युग में इस तरह का साहित्य देखने को कम मिलता है। पर पांचाली रीति है, मध्यम मार्गी रीति है, इसको लगभग कवि इसी रीति को अपनाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 गुण माधुर्य और सुकुमार गुणों का। अब यहाँ पर हम देखें कि एक ऐसा गुण, ये दोनों गुण तो उसमें भी है, किसमें? वैदर्भी में, क्योंकि वैदर्भी में तो सभी गुण हैं। तो अगर प्रश्न आए आपके पास कि ऐसे कौन से गुण हैं जो वैदर्भी और पांचाली दोनों में पाए जाते हैं, तो सिर्फ 2 ही गुण हैं जो वैदर्भी और पांचाली में पाए जाते हैं। ओज और कांति का इसमें अभाव होता है। ओज का अभाव वैदर्भी में है, पर वैदर्भी में कांति होती है। इसमें ओज और कांति का अभाव है। श्रृंगार, करुण और अद्भुत रसों के वर्णन में इसका चित्रण होता है, यानी रसों से महत्व है, रसाभिव्यक्ति है, अलंकारों से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है हम कह सकते हैं कि कभी कभी अलंकारों के वर्णन में रीति ज्यादातर ओज गुण जो रीति होती है, जो उसको ओज गुण से युक्त होती है, गौड़ी रीति, उसमें अलंकारों का प्रयुक्त ज्यादा होता है प्रयोग अधिकांशतः। जैसे अत्युक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, क्योंकि युद्ध का वर्णन होता है, वीर रस का जो वर्णन होता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, और अनायास ही वहां अतिशयोक्ति, अत्युक्ति या अनुप्रास अलंकार की को जो उसमें और अनायास ही आ जाते हैं, कवि को बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए अलंकारों के साथ रीति का कोई खास संबंध नहीं है, रस के साथ और गुणों के साथ गहरा संबंध है। तो देखिए यह लघु समासा रीति है, यानी अगर सामासिक शब्द आते हैं, पांचाली में सामासिक शब्द नहीं आते हैं, जैसे कि अविधा शक्ति जहां होती है वहां वैदर्भी होती है, तो वैदर्भी में सामासिक शब्द नहीं है। लेकिन ये चूंकि मध्यम रीति है, इसलिए यहाँ छोटे छोटे सामासिक शब्द आ सकते हैं, बड़े सामासिक शब्द यहाँ पर नहीं आते। सामासिक मतलब जैसे हमने कह दिया महात्मा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, महान आत्मा, महाआत्मा। तो इस तरह से छोटे छोटे सामासिक शब्दों का इस शैली में प्रयोग किया जाता है, इस रीति में प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, करुण और अद्भुत। श्रृंगार, करुण तो आपका देखिए इसमें भी था। तो रस का ऐसा नहीं, किसी भी रस में ऐसा निश्चित नहीं है कि एक रस, अलग अलग रीतियों के अलग अलग रस हैं। बस ये है कि इनके वर्णन में इस रीति का अधिक महत्व है। श्रृंगार, करुण और शांत, इसमें शांत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और यहाँ पर श्रृंगार और करुण है, और अद्भुत रस यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वैदर्भी रीति का जो प्रमुख रस है वो शांत है, और पांचाली रीति का प्रमुख रस है वो अद्भुत है, और श्रृंगार और करुण दोनों में है। रस भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रस है जो वैदर्भी और पांचाली दोनों रीतियों में प्रयुक्त होता है। तो श्रृंगार और करुण और गुण, माधुर्य और सुकुमार, ये दोनों रीतियों में वैदर्भी और पांचाली। तो देखिए 2 रीतियां, आसानी से रीतियां बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से समझ में आती हैं। वैदर्भी रीति सर्वगुण संपन्न रीति है, सारे गुण उसमें होते हैं ओज को छोड़ करके, और शांत रस, करुण रस और श्रृंगार रस के वर्णन में इसका महत्व होता है।
और बहुत ही आनंददायक विषय होते हैं। यानी वैदर्भी रीति में लिखे गए जो साहित्य होते हैं बहुत आनंददायक विषय होते हैं। जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो रामचरितमानस वैदर्भी रीति में लिखा गया है। तो वैदर्भी रीति में लिखे गए जितने विषय होते हैं बहुत आनंददायक होते हैं, बहुत मधुर होते हैं, हमारी मन की वीणा के तारों को झंकृत करने की क्षमता रखते हैं। जैसे वीणा के तार सुनते ही हमारे कानों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे ही वैदर्भी रीति में लिखी गई रचनाएं, में रचित जो साहित्य है वैदर्भी रीति में, वो बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है, मन को आनंद प्रदान करने वाला होता है, सुंदर होता है। पांचाली रीति में सिर्फ दो ही गुण होते हैं, मधुर, माधुर्य और सुकुमार। जो ये दो गुण तो वैदर्भी में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वैदर्भी में तो सारे गुण होते हैं। ओज और कांति का अभाव होता है, वैदर्भी में सिर्फ ओज का अभाव होता है, पांचाली में ओज और कांति दोनों का अभाव होता है। और इसका जो पांचाली रीति का जो प्रमुख रस है वो अद्भुत रस है। इसमें अद्भुत रस की रचनाएं ज्यादा की जाती हैं और श्रृंगारो करुण रस में भी इसका वर्णन होता है। ये लघु समासा रीति है। इसके आगे हम देखते हैं अपनी तीसरी रीति, गौड़ी रीति। ये गौड़ देश से संबंधित है, स्थान की वजह से इसका नाम पड़ा। इसमें सिर्फ एक ही गुण पाया जाता है, ओज गुण। इसमें कांति सारे गुणों का अभाव होता है, लेकिन एक अकेला ओज गुण इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि इस गुण के आने के बाद अन्य गुणों की अपेक्षा ही नहीं रहती। जिस व्यक्ति के अंदर देश के प्रति मन मिटने का भाव पैदा हो गया हो, उससे बड़ा गुणवान संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो ओज गुण सबसे बड़ा गुण, सबसे शक्तिशाली गुण माना गया है। कहते हैं वीर रस की रचनाएं दोष मुक्त होती हैं। वीर रस की जितनी भी रचनाएं होती हैं, ओज गुण से युक्त जो रचनाएं होती हैं, वहां कभी दोष नहीं देखा जाता है, दोष मुक्त होती हैं, क्योंकि ओज गुण के बाद किसी गुण की आवश्यकता होती ही नहीं है। माधुर्य और सुकुमार गुणों का इसमें अभाव रहता है। यानी कि क्यों रहता है? क्योंकि इनके जो वर्णन हैं वो बहुत तेज तर्राक, हमारी भावनाओं को उद्वेलित करने वाले, उत्साह बढ़ाने वाले, आवेग लाने वाले, क्रोध बढ़ाने वाले, डर पैदा करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्णनों में कभी भी मधुर बात, अगर किसी के कहीं आग लग गई हो, आप किसी को फोन करके कैसे बताओगे, अरे भैया सुनो, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, बहुत अच्छा है, बस हमारे घर में आग लग गई है, ऐसे बताओगे? मधुरता का यहाँ कोई का घबराएंगे, अरे अरे सुनिए, जल्दी आइए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, घर में आग लग गई, हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, घबराएंगे, भागेंगे, परेशान होंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, हमारे अंदर आवेग जाग जाएगा। तो ऐसी जगह पर मधुर कोमल कान पदावली का कोई आवश्यक नहीं होता है। तो गुण हमने जो पढ़े उसी से संबंधित रीतियां हैं, कोई खास अंतर नहीं है। ये दीर्घ समासा, ये देखिए समास्या नहीं होता है, समासा है, दीर्घ समासा शैली है, रीति है। इसमें बड़े बड़े सामासिक शब्दों का, जैसे विषयोत, जैसे कहा था उसमें आया था शब्द, हमने जब दोष पढ़े थे, विषयोत्कृष्टता, ऐसे बड़े बड़े सामाजिक शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है, हो सकता है, होता है। विषयोत्कृष्टता, इस तरह से बड़े बड़े जो शब्द जुड़े हुए होते हैं उनको यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कोई यहाँ मनाही नहीं है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स जैसे रसों में इसका वर्णन होता है। ओज, बिल्कुल ओज गुण वाली रीति है ये। तो जो ओज गुण की विशेषताएं हैं वह इसकी हैं। रीति में अधिकांशतः उदाहरण देकर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस रीति से संबंधित जो इससे मिलते जुलते प्रश्न होते हैं, रीति की विशेषताएं, वैदर्भी की विशेषताएं, पांचाली की विशेषताएं और गौड़ी रीति की विशेषताएं पूछी जाती हैं। किस विद्वान ने किसके बारे में क्या कथन कहा है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इन बिंदुओं को एक बार दोहराते हैं। देखिए, रीति एक ढंग, शैली और पद्धति है
एक मार्ग या प्रणाली है। पर काव्य रीति काव्य शास्त्र में इसे एक रचना शैली कहते हैं। काव्य रीति एक विशिष्ट पद रचना है जो गुणों से युक्त होती है, क्योंकि गुणों से युक्त रचना सौंदर्य से युक्त होती है, सुंदर होती है। आचार्य वामन इस रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने इसे काव्य की आत्मा कहा है। रीति को काव्य की आत्मा कहकर कहा है कि जो विशिष्ट रचना होती है, गुणों से युक्त पद रचना ही रीति कहलाती है। तो और उन्होंने आगे चल के इसे गुणों से मंडित कर सौंदर्यवादी कहा है कि काव्य की रीति सौंदर्य प्रदान करने वालियां होती हैं, साहित्य को सौंदर्य प्रदान करती हैं। आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट ने रसाभिव्यक्ति का साधन माना है। इसका मतलब है कि रस से भी संबंधित है। इसका जो संबंध है वो रस से भी, जितना संबंध गुणों से है उतना ही रस से भी है। यहाँ ये सब बिंदु हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में काम आएंगे। कुंतक ने क्या कहा है? कुंतक ने प्रस्थान हेतु एक मार्ग बताया है। आनंदवर्धन, विश्वनाथ और मम्मट ने रसाभिव्यक्ति का साधन माना है। रीति, इससे 3 बातें निकल कर आती है। रीति काव्य की आत्मा है, रीति रसाभिव्यक्ति का साधन है और रीति अभिव्यक्ति का एक मार्ग है। यहाँ हम तीनों के नाम इससे भी जोड़ सकते हैं। ये वामन ने कहा है और ये आनंदवर्धन। यहाँ हम बार बार इनको दोहराएंगे ताकि हमें ये समझ में आए। आनंदवर्धन, मम्मट और एक और है इसमें विश्वनाथ, जो रसवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसाभिव्यक्ति कहा है क्योंकि रसवादी हैं। रसाभिव्यक्ति कहा है और रीति की अभिव्यक्ति का मार्ग आचार्य कुंतक ने कहा है। तो ये भी हमारे यहाँ 3-4 प्रश्न तैयार हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस तरह से हमने सारी रीतियां पढ़ ली, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, सबके बारे में अच्छे से समझ लिया। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके साथ काव्य रीतियां समाप्त हो गई। काव्य शास्त्र का इकाई का पहला जो बिंदु है वो आज समाप्त होता है। इसमें हमने शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य रीतियां पढ़ी। अब अगले कक्षा में आपको काव्य दोष और काव्य रीतियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी मिलेगी, जिसमें हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और शीघ्र ही आपके सामने ये प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बस जाने से पहले आपसे कहेंगे, हमारी आरोहण कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। यहाँ पर आप हमारी कक्षा से जुड़ें। चूंकि ये क्रैश कोर्स है, ये कोर्स फ्री है, आप यूट्यूब पे पढ़ें। लेकिन अगर आप आसपास, जयपुर के आसपास रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी ऑफलाइन कक्षा को अगर ग्रहण करेंगे तो आप अपने मन में आने वाले प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं, उनके समाधान ले सकते हैं। अगर कुछ भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं या कुछ भी प्रश्नों को लेकर के पहले से आपके मन में दुविधाएं चल रही हैं, तो आप यहाँ आकर के हमारी कक्षा अटेंड करके उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आकर के आरोहण कोचिंग से जुड़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।